गुड मॉर्निंग कक्षा 7 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति के विषय में पढ़ाऊंगी। बच्चों ये आपके गणित के जो है कोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वैसे बहुत सरल है ये, बस थोड़े से शब्द आपको नए नए लगेंगे, लेकिन आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो है मान लीजिए किसी कक्षा में 10 छात्र हैं और उन छात्रों की लंबाई या ऊंचाई जिसको कहा जाता है, वो यहाँ पर तो हमने लिख दिया औसत ऊंचाई 140। लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए 10 छात्र को मैंने लिया, उसमें कोई छात्र 135 सेंटीमीटर का है, कोई 132 का है, कोई 145 का है, कोई 142 का है। तो ऐसे लगभग हम मान के चलते हैं कि कक्षा 7 के छात्र इतनी ऊंचाई के होंगे। तो वो ऊंचाई कैसे निकालते, कैसे मानते हैं कि ये इतनी ऊंचाई के लगभग होंगे। हो सकता है कोई ज्यादा भी हो, कोई कम भी हो, लेकिन उनकी एक औसत ऊंचाई ली जाती है, औसत ऊंचाई मानी जाती है। उसी तरह से मान लीजिए आप मैच खेलते हैं, आप यहाँ पर तो हम सचिन की बात करें, लेकिन आपने मान लीजिए 10 मैच खेले, उसमें आपने कभी जो है 75 बनाया, 80 बनाया, 90 बनाया, कभी 100 बनाया, कभी 60 बनाया, कभी 50 बनाया। तो 10 मैच में अलग अलग रन बने। लेकिन होता क्या है, जब किसी उस खिलाड़ी का मतलब खेलने का वो देखा जाता है, उसका जो है, तो वहां कहा जाता है उसने 10 मैचों में औसत 85 रन बनाए, या उनको जोड़ के उसकी संख्या से भाग दिया जाता है कि कितनी संख्याएं थी उनकी गिनती की जाती है, उससे भाग देते हैं, तो हमें एक शब्द औसत मिलता है, औसत ऊंचाई। बच्चों आप लोग अगर पेपर पढ़ते होंगे तो वहां पर औसत वर्षा, औसत मजदूरी, ये सब बहुत शब्द आता है। एक औसत, एवरेज, इसका अर्थ क्या होगा अगर अंग्रेजी में कहा जाए तो एवरेज। तो ये जो औसत होता है, ये जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं, हमको उनका एक आउटलुक मतलब एक नजर में देखने पर केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि लगभग उसके आगे पीछे ही सारे आंकड़े मौजूद होते हैं। ऐसी संख्या, यानी देखिए हम मैंने परिभाषा लिख दी है, वह संख्यात्मक माप जो प्राप्त आंकड़ों का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करता है मतलब कि उस संख्या के आगे पीछे ही लगभग वो सारे आंकड़े वहां पर हमें मिलते हैं। तो ये जो इसको पढ़ाया जाता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापे हैं कोर्स में, लेकिन आपके कोर्स में केवल कक्षा 7 में केवल समांतर माध्य है। तो वैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे में 3 होते हैं, समांतर माध्य मीन कहलाता है, माध्यिका या माध्य ये मीडियन कहलाता है, और बहुलक मोड को कहते हैं। आपकी कक्षा 7 में केवल मीन ही है, समांतर माध्य ही अरिथमेटिक मीन है। समांतर माध्य जो है, देखिए इसके लिए, इसको समझने के लिए हमने एक प्रश्न यहाँ पर कर दिया है कि कक्षा 7 के 10 छात्रों का भार वजन किलोग्राम में, किसमें, किलोग्राम में 56, 42, 40, 38, 52, 48, 45, 45, 44 तथा 40। देखिए ये एकदम बराबर नहीं है, ये अलग अलग माप है, हर बच्चा अलग अलग वजन का है। भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया, समांतर माध्य का देखिए फार्मूला होता है, सूत्र होता है कि कुल पदों का योग, यानी ये जो पद दिए हैं इनको जोड़ लिया। बच्चों ये जो यहाँ पर मैं ये बना है, इसको सिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो कुल पदों का योग का अर्थ अगर आप शॉर्टकट में लिखना चाहें तो सिग्मा एक्स लिखा जा सकता है। और पदों की संख्या, यानी हम ये जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, क्योंकि यहाँ 10 दिया है तो इसलिए हमने आसानी से जब इस सवाल को हल करने चले तो हमने यहाँ पे सारे पदों के मान लिख दिए। देखिए ये 10 मान लिखे हैं, और ये क्योंकि 10 दिया था तो हमने गिन भी लिया और इसको यहाँ पर लिख दिया कि पदों की संख्या 10 होगी। तो इन सबको जब जोड़ लेंगे तो आया 450 किलोग्राम, और नीचे पदों की संख्या, इसको भाग देने से, डिवाइड करने से हमें मिला 45 किलोग्राम। तो हमें क्या मिला, समांतर माध्य, यानी कि कक्षा 7 के बच्चों का अगर औसत देखा जाए तो वो वजन है 45 किलोग्राम, ये औसत वजन कहलाएगा। और इसी के आगे पीछे ही सारे जो है मान घूमते हैं, सारे जो आंकड़े होते हैं वो इसी औसत के आगे पीछे ही होते हैं। ऐसा ही बच्चों, इसी आधार पे मैंने यहाँ पर 2 सवाल आपको दिए हैं, और आपकी कक्षा 7 की किताब में भी और सवाल होंगे। अगर आपके पास किताब मौजूद है या
बड़े क्लास के बच्चों से आप ले लीजिए किताब जो अगले साल के हैं, और आप इन सवालों की प्रैक्टिस करके इनका उत्तर कॉपी में सही तरीके से हल करके मुझे भेजिए। बच्चों इस सूत्र को जरूर लिखिएगा हर बार, और फिर इस तरीके से इसको हल करिए, साफ साफ कॉपी में करके मुझे भेजिए।